कहो शुक्रिया ज़िंदगी, जो कुछ मिला है उसे कबूल कर, जिस पर हक नहीं हमारा उसे भूल कर, अधूरी ख्वाहिशों के पूरा होने का यकीन रख, अपने हिस्से का आसमान 2 गज ज़मीन रख। अब एक और कदम चलने से पहले, दिल में नई बेचैनियों के पलने से पहले, एक लंबी गहरी सांस लेकर, दिल में एक सच्चा एहसास लेकर कहो कहो शुक्रिया ज़िंदगी। हम सभी की ज़िंदगी यूं ही मुस्कुराती रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, कहते हैं ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनानी पड़ती है। और इसे आसान बनाने के लिए कई बार ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को शामिल करना होता है, कुछ चीज़ों को बदलना होता है और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना होता है। और जो सबसे ज़रूरी है वो है शिकायत कम और शुक्रिया ज़्यादा करने के स्वभाव को शामिल करना। हालांकि देखा जाता है कि हम इंसानों को अपनी लाइफ से बहुत शिकायतें होती हैं और ये शिकायतों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी होती है। उसके पास वो क्यों है, हमारे पास वो क्यों नहीं है, उसके पास ऐसा क्यों है, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। हर किसी को यही लगता है कि उन्हें सबसे कम मिला है, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि हमें जितना मिला है उतना कितनों को मिला है। अक्सर यही लगता है कि हमें ही कम मिला है, उन्हें ज़्यादा मिला है। लेकिन दर्शकों, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं है जो हमें मिली हैं। इसीलिए आपको ज़िंदगी ने जो कुछ भी दिया है उसकी कद्र करें। और अगर किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं तो मेहनत कीजिए, सच्ची लगन से मेहनत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि वो कोई मुकाम नहीं है, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसे आप मेहनत से हासिल नहीं कर सकते। और दर्शकों, सबसे ज़रूरी बात कि इन शिकायतों के लिस्ट के नीचे वो तमाम चीज़ें जिससे हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होती है, जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दबी सी रह जाती है। इसीलिए दर्शकों, अपनी ज़िंदगी के हर पल को दिल खोल कर जिए, क्योंकि ज़िंदगी वही है जो जी रहे हैं। ये करेंगे वो करेंगे तो बस एक ख्वाब है। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की ओर, देखते हैं आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। तो चलिए दर्शकों, मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि का। हमारे बीच मौजूद है आर्मी वेटरन ऑफिसर कर्नल आदित्य शंकर श्रीवास्तव, जो वर्तमान समय में बतौर निदेशक आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत है। साथ ही साथ दर्शकों, हमारे बीच एक और बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, कर्नल एएस श्रीवास्तव के सफ़र को आसान बनाने वाली, उनके कर्तव्य को, उनके कार्य को सरल बनाने वाली, अपने सहयोग से, अपने साथ से उनकी हमसफ़र अर्चना श्रीवास्तव जी। सरल मैम, आप दोनों का तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि फौजी की कहानी, उनके किस्से, उनकी हिम्मत, उनके हौसले हम सभी के लिए हमेशा से प्रेरणात्मक होते हैं। आपके फौजी जीवन की कई कहानियां आपसे सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आपके उस दौर में ले जाना चाहूँगी जहां आंखों में छोटे छोटे सपने थे, मासूमियत थी, बेफिक्री थी। चाहूँगी आप अपने बचपन के बारे में बताएं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से, आपका बचपन कैसा रहा, घर का कैसा माहौल रहा? मेरा जन्म मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। पिताजी व्यवसाय से वकील थे, माताजी शिक्षिका थी। 4 भाई बहन में मेरा नंबर तीसरे पे था। शुरू की पढ़ाई लिखाई मैंने मुजफ्फरपुर में ही की और पढ़ाई लिखाई का घर में बहुत माहौल था। मैंने पढ़ाई लिखाई मुजफ्फरपुर में 5वीं कक्षा तक प्रभात तारा स्कूल में किया। उसके बाद एक प्रसिद्ध स्कूल सैनिक स्कूल तिलैया, जो अविभाजित बिहार में था और अब झारखंड में है, वहाँ पे मैंने क्लास 6 से क्लास 12 तक किया। फिर वहाँ से मैंने कंपटीशन दे करके पास करके नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पूना गया, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। फिर मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में की और उसके बाद मैं फ़ौज 1985 में ज्वाइन कर लिया। और फिलहाल पिछले तकरीबन 4 दशक से मैं फ़ौज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और 5वीं दशक में मैं प्रवेश कर रहा हूँ।
बहुत सही, बहुत ही खूब है। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपकी माता शिक्षिका थी और आपके पिताजी वकील थे, फिर आपका रुझान देश की सेवा के प्रति, इसके मतलब फौजी बनने के प्रति किस तरीके से हुआ? बचपन में मैं हेल्थ से थोड़ा सा वीक था, कमज़ोर था जी। तो हेल्थ के प्रति मैं बहुत सजग हो गया था जी। और एक प्रेरणा थी कि मैं अपने हेल्थ को ठीक करना और मुझे कुछ करना है। बिल्कुल। 5वीं कक्षा तक तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी, बहुत अच्छा स्कूल था। उसके बाद सभी मित्र मिलकर के, उन दिनों बहुत प्रसिद्ध स्कूल था सैनिक स्कूल तिलैया, तो दोस्तों के साथ मिलकर के मैंने भी इसकी तैयारियां की और शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मैं पहली बार में ही उसे निकाल लिया और मैं फिर सैनिक स्कूल चला गया। सैनिक स्कूल में सब समुचित विकास का मौका मिला मुझे। पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी थी ही और सब बिहार के चुने हुए लोग थे वहाँ पे, शिक्षकगण भी बहुत अच्छे थे। साथ में वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, सब कुछ मिला मुझे और एक समुचित विकास की तरफ मैं बढ़ा। तो ये मुझे बहुत कुछ मिला वहाँ से और फिर मेरी फिजिकल फिटनेस भी आई और उसके साथ साथ मैं संपूर्ण रूप से विकसित हो सका। सैनिक स्कूल में आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ, जहाँ आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग किया गया। लेकिन उस समय की मैं बात करना चाह रही हूँ कि आपने अपने माता पिता को कैसे कन्विंस किया। जैसा कि आपने बताया कि आपका स्वास्थ्य शुरू से थोड़ा कमज़ोर रहा है, आप थोड़े वीक रहे हैं, तो ऐसे भी आपने अपने माता पिता को कैसे कन्विंस किया? क्योंकि फ़ौज में जाने का मतलब है कि बहुत त्याग करना है, बहुत समर्पण करना है, तो कैसे आपने अपने माता पिता को कन्विंस किया? हर माता को चिंता तो होती है। बिल्कुल। चिंतित तो माँ भी थी जी। और उस चिंता के बीच में पिताजी का आशीर्वाद था, हौसला था। जी। बड़े 2 भाई हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम था और मैं उसके बाद जो हूँ क्लास 6 में, और सच में ये बहुत, आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि किस तरह से हम स्कूल जाया करते थे। क्लास 6 में बस से जाया करते थे, सुविधाएं कम थी, बहुत कम कम्युनिकेशन सिस्टम था और पूरी रात जग करके हम लोग स्कूल जाया करते थे, अकेले ही जाया करते थे 6ठी कक्षा में। तो शुरू के दौर में ये जरूर एक सभी के मन में चिंता थी। जी जी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ी आगे और उन्होंने मेरे विकास को देखा तो बहुत संतोष हुआ उन्हें। बिल्कुल, कहते हैं ना कि अगर जब हमारे पास सुविधाओं की कमी रहती है, उसके हिसाब से हम मेहनत करते हैं, तो जो फल हमें मिलता है वो काबिल तारीफ़ होता है। जैसे कि अगर चिंता की बात करें तो मैम आपसे भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि कहते हैं कि हर किसी के लाइफ में अपने लाइफ को लेके ख्वाहिशें होती हैं, सपने होती हैं, ठीक उसी प्रकार हम सफ़र के लिए भी लोगों की लंबी लिस्ट होती है, खासकर लड़कियों की। तो ऐसे में जब आपको पता चला कि आपकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से होने वाली है, क्योंकि ये बात उतनी ही सही है कि जितना त्याग एक फ़ौजी को करना होता है उससे कहीं ज़्यादा, या कह सकते हैं कि उतना त्याग उसकी हम सफ़र को भी करना होता है, तो उस समय आपको कैसा फील हुआ जब आपको पता चला कि आपका हम सफ़र एक आर्मी ऑफिसर है? आपने बड़ा प्यारा सा प्रश्न पूछा है एंड आप मुझे बहुत पुरानी सुनहरी यादों में ले गई। ये बातें आज से 34-35 साल पहले की है। उन दिनों में अपनी पढ़ाई और अपनी पेंटिंग में बड़ी बिजी थी, क्योंकि मुझे पेंटिंग मेरा पैशन था, साथ में पढ़ाई भी चल रही थी और मुझे मास्टर्स भी करना था। बट मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, तो जाहिर है बात शादी की चर्चा होने लगी थी और उन दिनों शादियां जल्दी होती थी। एंड मेरा एक था, मुझे बचपन से डिसिप्लिन लाइफ बहुत पसंद है अपने आप में, मतलब मुझे तब उतना शादी और इसका ध्यान नहीं आ रहा था, बट रिश्ते आने लगे थे, उनमें एक दो फौजी भी थे, तो शायद मुझे ऐसा लगता है जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है। बिल्कुल। एंड मुझे बहुत सोचने का मौका भी नहीं मिला एंड मुझे भगवान को शायद लगा होगा कि मेरे लिए, मेरी रुझान और रुचि को देख के मेरे लिए शायद फौजी ही बेस्ट होगा, तो मेरी शादी इनसे होनी थी और हो गई, तो हुई तो बहुत अच्छी रही। तो आज हम दोनों आपके साथ हैं, सामने हैं तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। मतलब आप पूरी तरीके से जो, मतलब आपकी जो चाहत थी उस हिसाब से आपको आपके हम सफ़र मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुखी और काफ़ी संतुष्ट रही, बहुत अच्छा रहा जी। और माता पिता की कैसी रही आपकी चिंता, मतलब या उनकी क्या कुछ ख्वाहिशें थी? मेरी शादी को लेकर मैं सबसे बड़ी थी,
तो जाहिर है ख्वाहिश भी, पहली शादी होनी थी, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और ये अपने घर में छोटे हैं। जी जी। तो मेरी शादी एक बहुत मतलब हर माँ बाप को होती है कि शादी अच्छी हो, बट एक फौजी से होना तो एक दर्द तो होता ही है ना कि मतलब दूर जा रहा है। बट वो बहुत खुश थे, उन्हें बड़ा, स्पेशली मेरी मदर को बहुत था कि शादी यहाँ हो जाए, एक फौजी से हो, तो उसकी भी इच्छा थी, तो मेरी शादी हो गई। बहुत खुश थे वो लोग, दोनों बहुत खुश थे। वाकई एक फौजी की वाइफ होना बहुत ही प्राउड की बात होती है और आप दोनों को इस तरीके से एक साथ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जैसा कि सर अगर कहते हैं कि फौजी देश के आन बान शान और रूह होते हैं और उनके इस त्याग के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनके इस बलिदान के लिए हर साल पूरे भारत में बड़ी उल्लास के साथ आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाता है और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस दो विशेष दिवस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 14 जनवरी कल वेटरन्स डे है, ये 9th वेटरन्स डे है, 9वां वेटरन्स डे है। मौजूदा सरकार ने 9 साल पहले इस बात को संज्ञान लेते हुए और एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि आर्मी डे के एक दिन पहले भूतपूर्व सैनिकों को याद करें। तो यह 9वां आर्मी वेटरन्स डे है। जैसे कहावत है, वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। एक बार आप फौजी बन गए तो आजीवन फौजी है। कपड़े बदल सकते हैं लेकिन वो जज्बा, वो जज्बात हमेशा कायम रहता है, वो आज भी है। वो लौ आज भी जल्दी रहती है। और आर्मी वेटरन्स डे में मैं सभी को एक ही संदेश दूंगा कि कल के प्रहरी आज के देशभक्त और देश सेवक बने। तो ये सभी को संदेश दूंगा मैं। बिल्कुल। 15 जनवरी आर्मी डे है, जो प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल CM करिप्पा साहब ने कार्यभार संभाला ब्रिटिश साम्राज्य से। बिल्कुल। उस दिवस को, इस खुशी में आर्मी डे मनाई जाती है। और मैं एक ही चीज सभी सर्विंग ऑफिसर्स और सभी जवानों को कहूंगा, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से महान है। ये जज्बा हमेशा कायम रखे। बाकी ये संदेश के साथ आप जब भी रहे, जहाँ भी रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और देश के सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यही मेरा संदेश भूतपूर्व सैनिक को भी होगा और सर्विंग सोल्जर्स को भी होगा। कहते ना, स्वयं से पहले सेवा, जो आपका जो ये लोग आप लोग का जो वाक्य है, कर्तव्य है, वो आप सभी को सबसे अलग बनाती हैं। जैसा कि इस 2 दिवस में देश में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जब आप अपने कार्यकाल में थे तो इन 2 दिवस को किस तरीके से मनाते थे? वेटरन्स डे का जो स्टार्ट हुआ है, ये तो अभी शुरू हुआ है 9 साल पहले उससे। जी। और ये समझिए कि हम याद जरूर करते थे। जी जी। और हर बड़े फंक्शन में हम अपने हर भूतपूर्व सैनिकों को याद करते थे। जो नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि देते थे पहले जा कर के, और उसके बाद सभी को याद करते थे, नमन करते थे और यूनिट में फंक्शन हुआ करते थे। आर्मी डे का तो मतलब सदियों से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है और बहुत भव्य कार्यक्रम हर जगह होता है। नई दिल्ली में पहले हुआ करता था, अब हर राज्य में धीरे-धीरे करके हो रहा है। पिछले 3 साल से अलग-अलग राज्य में ये चीज किया जा रहा है। और इस वर्ष पूना में है, जो सदर्न कमांड के हेडक्वार्टर में, वहाँ पे हो रहा है। इसके पहले लखनऊ में हुआ था। तो इसका भव्य कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ करता था और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिला अपने यूनिट के साथ। जब मैं यंग ऑफिसर था उस समय मैं अपने ट्रुप को भी लीड किया था और आर्मी डे परेड में भी भाग लेने का मौका मिला। बिल्कुल। जब आर्मी, अगर 15 अगस्त के परेड की बात करें या 26 जनवरी की परेड की बात करें या इंडियन आर्मी डे की परेड की बात करें, तो उस परेड को देख के हम पूरे भारतवासियों के शरीर में एक एकजुटता की, भाईचारा की माने लहर दौड़ उठती है और आप तो इसका हिस्सा रह चुके। तो ये आपके लिए कितनी सुखद अनुभूति थी, चाहूँगी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। सच में बहुत ही सुखद अनुभूति थी। और आप इस दिवस के दिन, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, तब का राजपथ, आज का कर्तव्य पथ, उसके सामने जब आप मार्च करते हुए निकलते हैं या टैंक की टोली में खड़े होकर के आप जाते हैं और पूरा देश का
देशवासी पूरे समूह आपकी तरफ ध्यान रहता है उनका। और उस बीच में जब आप अपने ही राष्ट्रपति को और तिरंगे को सलामी देते हैं, वो अनुभूति वाक्यों में बयान नहीं किया जा सकता, शब्द उसको नहीं बयान कर सकते। तो वो जो बहुत ही अच्छा। परफेक्शन उसमें दिखता है, वो कितने दिनों की मेहनत रहती है, कितने दिनों की तैयारी रहती है, क्योंकि वो जो सुखद अनुभव होता है, जो दृश्य होता है, जो परफेक्शन उसमें होता है, तो वो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि इसकी जो चयन होती है प्रक्रिया की, चयन की प्रक्रिया काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है, तकरीबन 8-10 महीने पहले के शुरू हो जाती है। फिर वो मनोनीत यूनिट और मनोनीत जो भी बख्तर-बंगारिया या टैंक या जो भी चीज़ें हैं, वो 8-10 महीने पहले ही नियुक्ति शुरू हो जाती है कि ये चीज़ें होंगी। उसमें काफ़ी संख्या में रिजर्व भी रहती है, ताकि जो सबसे अच्छी टोली हो, जो सबसे अच्छे, उनको मौका मिले। कहते हैं कि भारतीय सेना देश की असली ताकत होती है। देश की रक्षा के प्रति इनका त्याग, समर्पण इन्हें सबसे अलग बनाता है और सारे भारतीयों में इनके प्रति जो गर्व की भावना होती है उसे भर देता है। ऐसे में आप भारतीय सेना के हिस्सा रह चुके हैं, ये आपके लिए कितना सुखद अनुभव रहा है? सच में ये बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। एक फौजी जीवन जीने का आनंद ही कुछ और है। इसमें समर्पण, त्याग और तपस्या ये मूल मंत्र है। साथ में मेहनत, कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन, ये इसका बैकबोन है। और ये मतलब आपके अंदर स्वयं आ जाता है और आप हर दिन एक समय के अनुसार आप हर कार्य को करते हैं और आपका एक बहुत डिसिप्लिन आपके रग रग में भर जाता है। कुछ कर दिखाने का जज्बा आपके खून में आ जाता है कि अगर मौका मिला तो मैं कुछ कर सकूं। जैसा कि आप जानती हैं, युद्ध में रनर्स अप नहीं होता है, कोई सिल्वर मेडल नहीं होता है, कोई सेकंड नहीं होता है, विजय या अमर, यही दो मूल मंत्र है। तो हमें विजय होना है और उस विजय, उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है और वो तैयारी जीवन में हमेशा चलते रहता है, क्योंकि वह समय बहुत कम मिलता है उस समय। और उस छोटे से अवसर में आपको अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की भी जरूरत पड़े, तो उसके लिए आपको तत्पर रहना है, तैयार रहना है। तो एक फौजी का जीवन हमेशा समर्पण, त्याग और तपस्या की होती है। इसलिए किसी ने बहुत सही शब्दों में कहा है कि आसान नहीं होता फौजी कहलाना, जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। आपकी ट्रेनिंग का ये भी माना जाता है कि इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो सबसे टफ ट्रेनिंग होती है। चाहूँगी उसकी कुछ झलकियाँ या उसके कुछ पल हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में गया था। यहाँ 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग होती है और वहाँ का जो कार्यक्रम है सुबह तकरीबन 4 बजे से शुरू हो जाता है, 4-5 बजे के बीच में शुरू हो जाती है और हम लोग उसकी फिर शुरू कर जाते थे तैयारी करने की। 3 साल की बहुत ही मेहनत वाली और तपस्या वाली वहाँ की रूटीन हुआ करती थी। फिजिकल ट्रेनिंग भी होती थी, साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रेनिंग भी होती थी कि आप कर सकते हैं। एक मनुष्य को ये पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर सकता है। तभी आप -60 से +50 तक जाते हैं, ग्लेशियर से रेगिस्तान तक। ये अमूमन एक इंसान को पता नहीं होता। तो ये जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है कि आप कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ये नित्य दिन के कार्यक्रम में आया था। 2-4 चीज़ें मैं बताऊंगा। मुझे तैराकी नहीं आती थी जब मैं गया था नेशनल डिफेंस एकेडमी। वहाँ पे तैराकी के जो ट्रेनिंग होती है और उसके बाद उसके टेस्ट को पास करना अनिवार्य होता है। मैंने तैराकी सीखी और तैराकी सीखने के बाद आप जैसे बोर्ड पे जाते हैं जंप लेने के लिए और डिफरेंट स्टाइल, हर तरह के स्टाइल में आप स्विम करके निकलना होता है, फिर पानी के नीचे से भी निकलना होता है। तो मुझे वो दिन याद आता है जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं 10 मीटर बोर्ड पे खड़ा था। 10 मीटर बोर्ड मतलब 33 फीट, बिल्कुल 3री मंजिल के छत दिखाई दे रहे थे।
मन में एक डर तो था ही। एक युवा खड़ा था जंप लगाने के लिए, और जब मैं बोर्ड के किनारे आया, सोच रहा था कैसे जंप लूँ, नीचे सब कुछ दिख रहा था, तब एक आदेश आया, कैडेट जंप, और मैंने छलांग लगा दी। नीचे आया, चोटें लगी, लाल हो गया शरीर, फिर भी उसके बावजूद मैं पार्टी से निकला और पूरी स्विमिंग पूल के जो भी स्टाइल्स थे करके मैंने तैराकी पूरा की। और करके जब मैं बाहर निकला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ। इसलिए तो कहते हैं कि -60 डिग्री से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक, और मतलब रेगिस्तान से लेके ग्लेशियर तक, हर मौसम में, हर परिस्थिति में भारतीय सेना अजय है। जी मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि कहते हैं कि फौजी होना जितने गर्व की बात है उतना ही मुश्किल से जीना भी है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है उनकी हम सफ़र के लिए जीना। कई बार कहते हैं ना कि एक जंग फौजी सरहद पे लड़ते रहते हैं, दूसरी जंग उनकी हम सफ़र अपने जज्बातों से, अपनी भावनाओं से लड़ती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? आपने बिल्कुल सही बोला कि एक फ़ौजी की होना वैसे तो बहुत फ़ख्र और बहुत गर्व की बात है, और ये भी सही बात है, जितनी ज़िंदगी ये जीते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम जीते हैं, क्योंकि हमें इन्हें और अपने परिवार दोनों को सपोर्ट करना होता है। बिकॉज जो फ़ौजी अगर घर से सुखी रहे, संतुष्ट रहेगा, तभी वो एक अपने सरहद के लिए भी अच्छा काम कर सकता है। बट हाँ, कई बार हमें अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है, अपने इमोशन को भी दबाना पड़ता है। आपने एक बड़ा टची सा क्वेश्चन आज पूछा है मेरे से, तो मैं आज आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। और बहुत अच्छी यादें भी हैं जो मेरे दोनों बच्चों से जुड़ी हुई हैं, जो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ताकत मिली और बहुत प्रेरणा मिली। जब मैं पहली बार माँ बनने वाली थी, और एक बहुत गर्व की बात होती है माँ बनना, बट जब मैं पहली बार माँ बनी थी, हमें पता हो गया था कि हम साथ नहीं रह सकते हैं, डिलीवरी टाइम में हम साथ नहीं रह सकते। तो मैं टाइम से घर आ गई थी, अपने घर में आ गई थी, सबके साथ थी, पूरी पूरा परिवार था, सब अच्छा था। बट सबसे बड़ी टचिंग बात ये थी कि जब मेरा बेटा हुआ, सब बहुत अच्छे से हुआ, बट इन्होंने अपने बच्चे को महीनों बाद देखा तो वो थोड़ा सा था, बट ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो हमें पहले से पता था। मानसिक रूप से मैं तैयार थी, बट कितना भी आप तैयार हो, वो सिचुएशन जब आता है, वो टाइम जब आता है, तो थोड़ा आपको लगता है। एंड मैंने कहा चलो अच्छा रहा, बेटा हुआ, सब खुशी हुई, मिले, सब अच्छा चल रहा था। इन दौरान फिर जब मैं सेकंड टाइम माँ बनने वाली थी, तो उस समय हमने सोचा हम इकट्ठे रहेंगे, सब कुछ अच्छा था, बड़ा अच्छा चल रहा था। और हमारा ये था कि नहीं, इस बार बेटा स्कूल भी जाने लगा था, तो मैंने कहा हम लोग साथ में हैं, तो बड़ा स्मूथली चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। बट जैसे जैसे टाइम निकल रहा था, तो मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी, तो मैं रेगुलरली चेकअप में जाने लगी थी। डॉक्टर का बड़ा ये था कि मैम आप बहुत केयरफुल रहना है, आपको कभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो आप इमीडिएट आना, मतलब आप वेट मत करना। इस बार मेरे घर वालों को मेरे पास आना था, एंड टाइम था, सबकी टिकट वगैरह होती, तो मुझे लगा सब कुछ बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, मेरे कंफर्टेबल चल रही थी। एक दिन सडनली मुझे अचानक से लगा कि नहीं, कुछ तबीयत गड़बड़ है। और देखिए उसी दिन, मतलब अगले दिन इन्हें जाना था, ये मुझे पता था, नॉर्मल था, मतलब ये टाइम भी था, बट टाइम से बिफोर काफ़ी टाइम पहले मुझे दिक्कत हो गई। तो अर्ली मॉर्निंग मुझे लगा, रात तो मैंने निकाल ली, मॉर्निंग में मुझे लगा नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे उनकी बात याद है ना कि मैं वेट मत करना। तो मेरी सपोर्ट के लिए मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी, वो थी, तो मॉर्निंग में ऑफिस जा रहे थे, मुझे पता था कि अभी ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है क्योंकि निकलना भी है। बट जब ये ऑफिस गए तो जाने लगे, तो मैंने कहा मुझे आज आप जाने से पहले एक बार फ़ोन कर लेना, मतलब बाहर जाने। तो वो इन्होंने पूछा सब ठीक है, मैंने कहा सब ठीक है, बट मैं मन में मानसिक रूप से तैयार हो गई थी, आज मैं चली जाती हूँ, डॉक्टर जो भी बोलेंगे वहाँ पे जो भी होगा वहाँ जाके देख लेंगे, एटलीस्ट मैं सेफ हो जाऊँगी। बिल्कुल, बिकॉज दिन में ये होते नहीं, पूरे दिन की बात थी। तो ये इन्होंने कॉल किया, मैंने कहा नहीं आप आ जाओ, मुझे आप ड्रॉप कर दो डॉक्टर के पास। ये आए, हम सब तैयार वार होके चले गए। मैं और जब वहाँ गई तो डॉक्टर ने मुझे रख लिया कि मैम आज आपको तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो बट मैं ठीक थी, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मतलब मैं सेफ़ हूँ, मतलब अब
फिर ये निकल के नहीं जाना था, जो भी उनकी पेपर वगैरह तो नहीं कर पाए, बात हुई थी कि छोड़ देंगे। मैं कई बार जाती थी आती थी, बड़ा वो था, नॉर्मल सा था मेरे लिए। वाकई में मैम आप कैसे इन तमाम चीज़ों को मैनेज करती आज के समय में, जहां हर कोई अपनों के साथ समय बिताना चाहता है, फेस्टिवल्स मनाना चाहता है, चीज़ों को सोशल वेबसाइट पे डालता है, ऐसे में आप खुद को अपने परिवार को, बच्चों को, सबको मैनेज करती है। वो कौन सी बातें हैं जो आपको इतनी हिम्मत देती है, या कौन सी वो चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती हैं? वो उसी दिन की बात बता रही हूँ, जो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिला उस दिन की बातों से। और मुझे तभी लगा कि बहुत कुछ आपके हाथ में नहीं होता है। मैं जब थी तो मुझे लगा डॉक्टर मुझे 4-5 घंटा वॉश करके भेज देंगे घर, बट सडनली मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तो डॉक्टर ने बोला होगा सिस्टर को आप रेडी करो। सिस्टर आई, बोली सर कहाँ है? मैंने कहा क्या हुआ? मैम आपको रेडी कर रहे थे, जो भी है तो पेपर पर साइन वाइन करना होगा, तो आप सर को बुला लो। मैंने कहा उन्हें तो टाइम लग जाएगा। तो बोलती मैम मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। मैंने कहा फ़ाइन, आप अपनी ड्यूटी करो, सर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो उसने बोला मैम बट पेपर कौन साइन करेगा? मैंने कहा मैं कर देती हूँ। तो उसने 1 सेकंड के लिए उसे लगा, तो बट मैंने सोचा नहीं, मैंने भगवान का नाम लिया एंड मुझे ये था कि मेरा बेटा सेफ है, अपनी मौसी के पास है। तो मैंने पेपर साइन कर दिया। सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ, प्यारी सी बिटिया हो गई, सब कुछ बड़ा अच्छा रहा। तो कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको स्ट्रांग बना ही देती हैं, मतलब समय के साथ बढ़ गया। कह सकते हैं कि सिर्फ फौजी वीर नहीं होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते, उनकी हमसफर भी उतने ही वीर और स्ट्रांग होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कई सारी चीज़ें सिचुएशन आती है जब आपको बहुत सारी चीज़ फेस करनी पड़ती है, और एक आ जाता है आप जब जिसके साथ जिसके सपोर्ट में रहते हो ना, कुछ वैसी चीज़ें आ जाती हैं आपके अंदर। सर जैसा कि अगर कहते हैं ना कि अच्छा जीवन जीने के लिए सच्चा और सही हमसफ़र होना भी बहुत ज़रूरी है, मैम का साथ आपके लिए कितना सही रहा और कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा अपनी चीज़ों को, अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को पूरा करने में? अभी जिस इंसिडेंट को उन्होंने बताया उसमें एक लाइन में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जब मुझे अपने कर्तव्य और इसके बीच में एक डिसीज़न लेना था, तो पता नहीं क्यों एक विश्वास था मेरे अंदर कि ये सब कुछ स्वयं संभाल लेगी। और फिर मैंने वहाँ से इसको एडमिट करने के बाद मैं अपने ड्यूटी के लिए चला गया, और जब लौट करके आया तो मेरे गोद में प्यारी सी बिटिया थी। तो दोनों बच्चों के साथ और वक्त के साथ ये भी सारा कुछ संभालने लगी, मेरे रूटीन को भी ये संभालने लगी और बच्चों को भी संभालने लगी। तो हमारा जीवन जो है बहुत सेटिस्फाइड, सुखमय जीवन व्यतीत। जैसे कि सर अभी हम जिक्र कर रहे थे कि वर्तमान समय में आप बतौर निदेशक आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं, ऐसे में यह ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ायदेमंद है, सहयोगी है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से जब मैंने अपनी रिटायरमेंट कलर सर्विस से की तो फिर सोचा कुछ करना चाहिए। और जैसा कि आप जानती हैं कि फ़ौजी और अमूमन बहुत कम उम्र में रिटायर कर जाते हैं, जब उनकी पूरी पारिवारिक चीज़ें बची होती है करना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बची होती है, शादी ब्याह बची होती है और माँ बाप की सेवा बची होती है। तो उस समय उन्हें कुछ योगदान देना है। और ये जो फ़ौजी होते हैं ये हर तरह से तैयार होते हैं, ये बैटल हार्डी होते हैं, कॉम्बैट रेडी होते हैं, और हर तरह की के टास्किंग की इनके पास ट्रेनिंग होती है। तो आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक इंडियन आर्मी के नीचे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इसके साथ जुड़ा और मैं फ़िलहाल बिहार और झारखंड एवं नेपाल को देख रहा हूँ। भूतपूर्व सैनिक इसमें आते हैं और मैं उनको सेकेंड इनिंग में उनको नौकरी दे करके और सेटल डाउन करने का प्रयास करता हूँ। अभी तक पिछले 4-5 सालों में तकरीबन 7-8 हज़ार लोगों को मैंने यह सुअवसर दिया है। यह अवसर मैं उस वीर नारी को भी देता हूँ जिसे इसकी ज़रूरत हो, और उनको भी मैं सेटल करने में जॉब रिलेटेड चीज़ों में मदद करता हूँ, उनके डिपेंडेंट को भी मैं मदद करता हूँ। तो ये कार्यरत है मैं यहाँ पे, और मैं इन कुछ चीज़ों को जानता हूँ फ़ौज में क्या है और अब फ़ौज के बाहर में क्या चल रही है वो भी जानता हूँ। तो दोनों के बीच का मैं एक कड़ी हूँ, एक ब्रिज हूँ, और मैं इनको मौका देता हूँ काम करने का। और वाकई ये बहुत सही ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपको मौका मिलता है अपने परिवार को समय देने का, अपने बच्चों की सही परवरिश करने में। अगर बात करें भारतीय सेना की, तो कहते हैं कि विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक भारतीय सेना भी है, और इतिहास के पन्नों को पलटे तो इनके कई वीरता के किस्से भी हैं।
आपके भी जीवन के कई ऐसे किस्से होंगे, चाहूँगी ऐसी कोई व्याख्या जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो, जो आपको मोटिवेट करती है, जो हमारे दर्शकों को मोटिवेट करेगी। निश्चित रूप से बिल्कुल। देखिए, एक लंबा अरसा हमने फौज में बिताया है और हर पद पे मैं नियुक्ति ली, जहाँ कमांड भी किया, लेकिन जो पहला घटना होता है वो हमेशा आपको याद रहता है। जी। ये सन 1987 की बात है और समय यही जनवरी का महीना था, ठंड बहुत थी, कुछ उत्तरी सीमाओं पे दिक्कतें आई रही थी, तो हमें पहले से अलर्ट मिल चुका था। खैर, नॉर्मल कार्यक्रम चल रहे थे, हमें भी किसी तरह का कुछ बताना नहीं होता है। एकाएक एक दिन शाम को आदेश आ गया कि आप अपने ट्रुप्स को लेकर के कूच करें और फला जगह पे सीमाओं के पास जाए। आदेश था कि किसी तरह का कोई चीज़ पता नहीं होना चाहिए किसी को। मतलब जब हम रोड पे निकल रहे हैं तो आदेश था मेन रोड मेन लाइट, साइड रोड साइड लाइट, नो रोड नो लाइट। तो इस आदेश को पालन करते हुए हम लोग निकले। रात के करीब 8-9 बजे की बात है, हल्की बरसात भी हो रही थी, ठंड बेहद था। जब हम चल रहे थे तो सडनली जीवन में कभी कभी घटनाएं होती हैं, एक गाड़ी जो है पलट गई हमारी और मैं कुछ ही क्षणों में के बाद वहां पहुंचा। जब देखा मैंने उस गाड़ी को पलटा हुआ, उसमें हमारी पूरी एम्युनिशन बिखर गई थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतनी हाई एक्सप्लोसिव उस तरह से उस रात में। और सबसे पहले मुझे जान बचानी थी लोगों की। खैर, ड्राइवर का खोला कैबिन, ड्राइवर निकल गया, उसने हाथ दिया दूसरे का। अब उसमें एक सेंट्री भी था, तीसरा आदमी, उसका पता नहीं चल रहा था रात में है कहाँ। तब तक एक छोटी सी आवाज़ आई, हमने कुछ भी नहीं सोचा, हम सब मिलकर के पूरे एम्युनिशन को खाली करके उसको निकाला। उसकी आवाज़ आई धीमी सी, साहब मैं मर गया। मैंने बोला नहीं, पैर चलाओ। उसने बोला, पैर हिलाया। बोला हाथ चलाओ, हाथ चलाया। हम बोलो जोर से। उसने बोला, मैं तू तो जिंदा है। उसका बोला, हाँ साहब मैं जिंदा हूँ। अब वो जो उत्साह देखा ना मैंने, फिर उसके बाद हमने सारा एम्युनिशन लोड किया, फिर निकले आगे। बरसात हो रही थी, ठंड थी, गीले हो चुके थे हम सब के सब। सिर्फ हमें ध्यान था कि अपने हथियार और बारूद को बचा के रखना। तो आप जानती है, पहाड़ी नाला में जब पानी आती है तो बहुत वेग होता है, उफान होता है। अंधेरी रात में हम, रोशनी भी नहीं थी। मैं पहुंचा वहाँ पे, सभी के क्या हुआ साहब, पानी का वेग है। हमने बढ़ो, और मैं पानी में निकल गया। मैं निकला, मेरे साथ सब निकल आए और फिर मैं गंतव्य स्थान पे पहुंचा और अपने कार्य में संभाला। जब कभी याद करता हूँ पीछे मुड़ करके ना, तो लगता है कि क्या डिसीजन थे और कुछ भी हो सकता था। अब ये जो डिसीजन मेकिंग, समस्याएं बहुत आई। आप युद्ध क्षेत्र में होती हैं, चीजें ऊंच नीच होती हैं, लेकिन उसका उस समय उस मोमेंट पे निदान निकालना और सुरक्षा, जान की, माल की, सबकी सुरक्षा, साथ में देश के लिए कर्तव्य निर्वाह करना बहुत जरूरी है। ये सीख मिली, ये जज्बा था मेरा। और हमें भी, और मेरे साथ जो भी लोग निकले उनके अंदर भी यही जज्बा था कि मेरे साथ चलूं और कर सकूं। तो ये चीज़ मुझे याद आई और ये एक डिसीजन मेकिंग में और समस्याओं को निदान देने में बहुत मदद की। वाकई जो फौजी होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि अगर आज हमें थोड़ी सी छोटी सी खरोच लगती है तो हम बहुत मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उठ के आगे बढ़े। वहाँ पे आपको तो पूरी मौत दिखती है, फिर भी आप इस तरीके से हिम्मत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैम, जब ऐसी खबरें आपको सुनने को मिलती हैं, या ऐसी जब हर वक्त ऐसा फोर्स लगा रहता है, ऐसी रहती है कि नहीं ऐसा चीज़ें हो सकती हैं, तो आप किस तरीके से खुद को मेंटली स्ट्रांग करती हैं, चीज़ों को संभालने की कोशिश करती हैं? मुझे ऐसा लगता है, जब आपका जो साथी है और आप पूरे टाइम उनके साथ जो टाइम बिताते हो, तो जो ज़िंदगी वो जीते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा आता है। और हाँ, कई बार ऐसी बातें आई, कितनी बार ऐसी चीज़ें आई जब बच्चे बहुत छोटे थे और ये मेरे साथ नहीं होते थे और मुझे पता था। उन दिनों फ़ोन कॉल भी नहीं हुआ करते थे। कई बार ऐसा होता था कि 3-3 दिन तक कुछ पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है।
बट मैं अपने आप को बड़े मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करती रहती थी, क्योंकि मुझे दोनों को देखना है, दोनों बच्चों को देखना है, उन्हें पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है। उनके साथ शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटे थे, वो कुछ समझ ही नहीं पाते। बट मुझे ऐसा लगता है शायद स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। कई बार जैसी चीज़ें घटनाएं घटी मेरे साथ भी, जो मैं समय के साथ ही उसको झेला और उसके साथ ही उसको झेल के मैं स्ट्रॉन्ग बनी। तो बच्चे बहुत छोटे हुआ करते थे, उनको पढ़ाना था, उनके लिए मैंने काफ़ी कुछ किया। मतलब उनको लेकर ड्राइविंग खुद करा के ड्राइव करके उनको म्यूजिक क्लास छोड़ना, ताकि उनके कोई चीज़ छूट ना जाए पीछे। बिकॉज जो टाइम गुजर जाएगा वो फिर तो आएगा नहीं ना, जो उनका बचपन है वो उसमें वो फिर बड़े हो जाएंगे तो कई चीज़ें छूट ना जाए, वो चीज़ हमेशा दिमाग में रहती थी। जब इनकी पोस्टिंग है तो वो नहीं रह सकते, पर मैं तो इनके साथ हूँ हमेशा। तो मैंने बच्चों के लिए बहुत साथ दिया अपने बच्चों को और खुद के साथ साथ अपने बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग किया। सर, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आज आप जिस मुकाम पर है उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अगर सच में पूछूं ना तो मैं इसकी श्रेय अपने माता पिता और गुरुजन को देना चाहता हूँ। माता पिता जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, अपने 2 बड़े भाई और परिवार बहन को और परिवार को देना चाहता हूँ, और अपने बच्चों को देना चाहता हूँ जो हमेशा साथ दिया और कभी एक सेकंड उनके चेहरे पे नहीं आई कि मैं नहीं था या था, ये मिला या ना मिला। वो सबको मंजूर करते हुए हमारे साथ जीवन व्यतीत किए, तो मैं इसका श्रेय सबको देना चाहता हूँ। वाकई आपके परिवार ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, आपकी पत्नी ने, आपके बच्चों ने, आपके माता पिता ने, और शायद यही कारण रहा है कि आप अपने काम में अपना 100% दे पाए हैं। फिर भी सर जानना चाहूँगी कि फुर्सत के पलों में, हालांकि आप लोग को समय बिल्कुल ना के बराबर मिलता होगा, फुर्सत के पलों में क्या कुछ करना पसंद करते थे? फुर्सत के पलों में उन दिनों तो मुझे फोटोग्राफी और ड्राइविंग की बहुत शौक थी, खेलने का मुझे बहुत शौक था। तो मैं ये 3 काम में समय लगाता था। एक बार मौका मिला तो मैं पूरा परिवार लेकर के 17-18 दिन तक ड्राइव पे ही निकल गया। 18 दिन तक जहाँ मौका मिलता था रुकते थे और ड्राइविंग करते निकल जाते थे। तो पूरा देश घूमा उसमें मैं अपनी छोटी सी गाड़ी के साथ। आज के दिन में थोड़ी बहुत पढ़ाई करता हूँ और फिर मैं खेलने में आज भी है, या तो मैं वॉक पे, लंबी वॉक पे शहर पे जाऊँगा या फिर कोई ना कोई गेम खेलूँगा। बिल्कुल, आप लोग से बातचीत करते समय का पता ही नहीं चला। आपने बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बातें की। चलते चलते 2 शब्दों में हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आप? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना हमेशा आपके साथ है, और अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर इसे ज्वाइन करें। यह एक जीवन शैली है, यह नौकरी नहीं है, एक जीवन शैली है, और वेतन नहीं वतन की तरफ ध्यान दें। हाँ सर, बहुत ही अच्छी बातें साझा कि आप दोनों यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी इतनी मोटिवेशनल बातें की, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष अतिथि, जिससे हमने जाना कि देश के लिए किस जज्बे के साथ कार्य करना चाहिए, कितनी हिम्मत होनी चाहिए, कितनी ताकत होनी चाहिए। साथ ही साथ ये दोनों पति पत्नी ने पूरे देश को बताया, एक देश के लिए मिसाल है कि किस तरीके से दोनों एक साथ मिलकर देश की सेवा कर सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं, अपने बच्चों का देख रेख कर सकते हैं। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है director.ddkpatna@gmail.com।